सो लीनियर एलजेब्रा में हम लोग को क्वेश्चन जो आएगा सो दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1A और 1B जो अभी ट्रेंड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है और कैसे कैसे हम लोग इसको पार्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सिलेबस लिखता हूँ। सिलेबस जो है सो सब लोग लिखिए, सिलेबस क्या है। तो सबसे फर्स्ट चीज जो सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे सो दैट विल बी द, थोड़ा सा आप लोग इंजीनियरिंग में भी पढ़े हैं लीनियर अलजेब्रा, लेकिन वो कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा नहीं था। लीनियर अलजेब्रा का ही एक सेक्शन था जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट वगैरह आप पढ़े हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे जिसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी लास्ट में उसको स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक आपका आएगा वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का है डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन करेंगे। तो इसी में हम लोग एंड इसके साथ में ग्रुप का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ग्रुप डेफिनेशन। ओके, फिर पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसका भी स्टडी हम लोग करते हैं, राइट। उसके बाद वेक्टर सब स्पेस पढ़ेंगे, सब स्पेस, ठीक है। आफ्टर दैट लीनियर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, आफ्टर दैट लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बाद लीनियर स्पैन पढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग काम करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहे इसको लीनियर मैपिंग भी हम लोग बोलते हैं। ओके, लीनियर मैपिंग हो गया। इसी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही भीतर हम लोग पढ़ेंगे कर्नल एंड नल स्पेस। इमेज स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम। पहले होता है डायमेंशन ऑफ, एक थ्योरम पढ़ना है डायमेंशन ऑफ u प्लस v जो होता है, सो डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप देखे होंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
63rd या 64th में ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम भी पढ़ना है हमें, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ने के बाद हमें काम करना है, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा रैंक नलिटी थ्योरम, ये सारा थ्योरम देख लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल एंड नल स्पेस, इमेज स्पेस। फिर हमें पढ़ना है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, conversion of a linear transformation into मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, ओके। चेंज ऑफ बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस, है ना। और फिर पढ़ेंगे हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, different types of matrices, different types of matrices, ये पढ़ना है, and their properties, fine, and lastly relation between eigen values and different matrices। दिखने में तो काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इससे अगर कोई और कम पढ़ता है तो एग्जाम में ये क्लेम नहीं कर सकता है कि एग्जाम में हमसे ज्यादा पूछ लिया, इतना आपको सिलेबस में है। हाँ सर हैमिल्टन थ्योरम भी दिया हुआ है। कैली हैमिल्टन थ्योरम वो छूट गया, 1 मिनट। हाँ इसमें हमें एक कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये कहां पर रहेगा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बीच में ही होगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम, यही सब लोग पढ़ा रहता है ना, हैमिल्टन थ्योरम। इंजीनियरिंग में आप ये सब चीज खूब पढ़ते हो, बनाते हो, सवाल करते हो, राइट। हाँ इतना ही भर, लेकिन नहीं है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा क्या है, ये कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा हो गया। इतना चीज अगर स्टडी अगर मन लगा के कर लीजिए, फिर एग्जामिनर को आप दावा करो कि क्वेश्चन भेजो, अब दो हम मुझे क्वेश्चन कोई भी, हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसके लिए जो बुक होगा, रिकमेंडेड बुक कौन है, कौन सा है उसको लिखिए। रिकमेंडेड बुक जो है, ये हमने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है, 3000 सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इन लीनियर अलजेब्रा, ओके। ये है पूरा सिलेबस, इतना आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, फिर इस पर चिंतन करना होगा, सवाल सॉल्व करना होगा। जैसे आपको कैलकुलस में सीट्स वगैरह मिल रहा है, उसी ढंग से लीनियर अलजेब्रा का भी हम 2-3 लेक्चर के खत्म होते होते सीट आपको दे देंगे, फिर बता देंगे कहां से कहां फिर सॉल्व करना है आपको, ओके। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, वेक्टर स्पेस, इसका डेफिनेशन क्या है, ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, यहीं से चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर आप लोग क्लास अगर मिस नहीं करोगे, क्लास अगर लगातार आप लोग करते चले जाओगे 5-6 क्लास शुरू का, तो फिर चीज पकड़ में आने लगता है। शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि क्या चल रहा है, ये टॉपिक थोड़ा नया टाइप का है ना, पहले आप लोग कभी पढ़े नहीं। ग्रुप थ्योरी भी जो लोग एमएससी किए हुए हैं चाहे बीएससी किए हुए हैं,
वो लोग को तो पता है कि ग्रुप थ्योरी क्या होता है, वो लोग इस बात से रूबरू हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, इंजीनियरिंग का डिग्री जिनके पास है एक्चुअली, वो लोग ग्रुप थ्योरी सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच और ईसी ब्रांच में आप लोग कहीं ना कहीं बुलियन एल्जेब्रा, ये सॉफ्टवेयर का जो क्लास होता है आप लोग का, उसमें जावा पाइथन या कोई भी सी के लैंग्वेज आप पढ़ते हो तो बीच में ग्रुप थ्योरी रहता ही है। अगर आप एमसीए या बीसीए से हैं तो वहां पे ग्रुप थ्योरी पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ा गया है आपसे, चाहे आपने मिस किया है इसी को, तो तनिक भी चिंता नहीं करें, ठीक है। हम आपके लिए हैं यहाँ पे, सारा कुछ बताएंगे। करना क्या है, डेली क्लास अटेंड करना है। जो जो डाउट होगा धीरे धीरे करके उसको डाउट अपना निकाल के उसको रिजॉल्व कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा हम डाउट आप लोग का रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे इस टॉपिक में, तो स्पेशली कैलकुलस में जैसे सॉल्व कर रहे हैं उससे ज्यादा भी डाउट होगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रुप के बारे में। जब तक ग्रुप के बारे में बात नहीं होगा तो वेक्टर स्पेस हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ग्रुप के बारे में एकदम शॉर्टकट में समझिए, ग्रुप क्या होता है, ठीक है। हालांकि आप लोग को मॉडर्न अलजेब्रा सिलेबस में पढ़ना है, सेकंड सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, लीनियर अलजेब्रा है। सेकंड टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक, सेकंड सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, जो क्वेश्चन नंबर आएगा कौन सा, 7वां, वो आएगा ग्रुप और रिंग थ्योरी। तो ग्रुप, वहां से हम ये चीज उठा रहे हैं, ग्रुप के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। तो ग्रुप क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। हाँ बोलिए। कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना है क्या सेक्शन 2 में सर? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ते हैं तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो, तो हम 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, उसी का जो फंक्शन बनाते हैं नंबर को, तो उसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स which obey certain rules, ठीक है। कोई सेट है जिसमें कुछ रूल्स को वो एलिमेंट अगर ओबे करता है, पालन करता है, तो उसको हम लोग उस सेट को बोलते हैं ग्रुप है। ग्रुप मतलब क्या, समूह। समूह भी क्या है हमारा, हिंदी वर्ड बोलोगे तो ग्रुप का समूह ही आएगा ना। और सेट का क्या होता है, समुच्चय। हाँ, सेट का हिंदी क्या होता है बताइए तो। समुच्चय होता है सर। समुच्चय होता है ना। यस सर। और ग्रुप का हिंदी क्या हो गया, समूह हो गया। तो ग्रुप भी क्या है, एक तरह का सेट है जो कुछ एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा, 2 गो होगा, 4 गो होगा, है ना, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। लेकिन अगर ग्रुप अगर फाइनाइट है तो उसको फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। तो अभी तो हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं कि ग्रुप का क्या क्या, अब वो रूल्स है, रूल्स क्या क्या है, तो रूल्स को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हाँ, काइंडली म्यूट कर लीजिए। रूल्स क्या क्या है, फर्स्ट होता है कि इफ ए बिलोंग्स टू एस, एस क्या है हमारा, एस इज द सेट, सेट है जो कि देखना है कि ग्रुप है कि नहीं, है ना, टू चेक वेदर इट फॉर्म्स अ ग्रुप और नॉट। तो पहला चीज देखते हैं हम लोग, क्लोजर रूल। पहला है क्लोजर रूल, सबसे पहले लिखिए क्लोजर रूल, राइट। अब भाई क्लोजर रूल क्या होता है, तो कहता है कि इफ ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस, implies that ए स्टार बी बिलोंग करेगा एस में। अब 3-4 बातें आ गई, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू,
इसको पढ़ेंगे इम्प्लाइज। स्टार क्या है हमारा? ऑपरेशन है। समझ में आ रही है बात? ऑपरेशन है। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में डिफाइंड रहेगा ये। स्टार ऑपरेशन क्या होगा? क्वेश्चन में डिफाइंड रहेगा। तो कहने का मतलब है जैसे 4 + 5 करते हैं तो क्या आता है? 9 आता है। तो अगर कोई एलिमेंट अगर हम पकड़ते हैं, अगर कोई हम एलिमेंट पकड़ते हैं, एग्जाम्पल इफ z प्लस इज अ सेट, है ना, ऑफ इंटीजर्स विथ ऑपरेशन प्लस है। सेट के भीतर में एलिमेंट सब कैसे कंबाइन होता है? प्लस के साथ कंबाइन होगा। तो क्या ये क्लोजर रूल को फॉलो करता है? तो मान लेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड और बी बिलोंग करता है जेड में। चेक नाउ टू चेक ए प्लस बी बिलोंग करता है जेड और नॉट? क्वेश्चन जी मार्क। सर करेगा ठीक सर ठीक है, belong ना? करेगा समझ रहा हूं। अभी सुनना है, सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? सुनेंगे तो फिर सब कॉन्शियसली आपके माइंड में चीज बैठ जाएगा। आसान चीज है, बहुत लोग आप जान रहे होंगे, नो डाउट। ए बिलोंग करे जेड में, बी बिलोंग करे जेड में, तो ए प्लस बी कहां बिलोंग करे? जेड में ही बिलोंग करना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो करेगा ही भाई। कोई भी सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर, ये आप जानते हो, बचपन से जान रहे हो। यस, आंसर होगा क्या? यस। यस में क्यों होगा? रीजन क्या होगा? रीजन होगा सिंस सम ऑफ टू integers is always an integer, ये आप बेसिक अर्थमेटिक से आप जान रहे हो। क्लियर है बात? तो क्लोजर रूल भाई यही है कि अगर कोई सेट है, उसका सेट का कोई ऑपरेशन दिया हुआ है, तो दिखाना है कि उसका क्लोजर हो रहा है कि नहीं, है ना? एग्जाम्पल, सेट ऑफ आई, कुछ आई बराबर लेते हैं हम, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, और ऑपरेशन क्या लेते हैं? मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। फाइन। नाउ वेदर I into is closed or not, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भाई दो इरेशनल नंबर को क्या गुना करेंगे? गुना क्यों करेंगे? क्योंकि बोल रहा है कि भाई सेट में आप मल्टीप्लिकेशन को ही लेना। क्या लेना? ऑपरेशन। तो ठीक है, इफ A belongs to I, B belongs to I, then is AB always belong to I? क्या AB जो होगा ऑलवेज I में बिलोंग करेगा? कोई जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए। जी सर बिलोंग करेगा सर। नो सर नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। काफी मिक्स्ड आंसर आ रहा है, तो इसको चेक करते हैं। तो लेट कुछ मान लीजिए कि A बराबर है √2 और B बराबर है 3√2, तो A इंटू बी कितना होगा? 6 √2, हाँ, इंटू 3√2 इक्वल टू 6। डज नॉट बिलोंग टू का साइन ये होता है I। इसका मतलब
आई इंटू जो होगा ये क्लोज्ड नहीं है, ये सेट आई इंटू का जो सेट है आई कॉमा इंटू, ये सेट है क्या है, इसको नोटेशन समझिए। हाँ, नोटेशन बोलता है कि आई मतलब आई यहाँ पे क्या है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है। हाँ, म्यूट कर लीजिए। सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, इनटू क्या है, उसका ग्रुप ऑपरेशन है। तो उसको अगर करते हैं तो ये इज नॉट क्लोज्ड, इज नॉट क्लोज्ड। फिर से देखिए क्लोज्ड है कि नहीं, चाहे क्लोज्ड है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें सबसे बेसिक बात क्या देखना होता है, कोई भी दो को एलिमेंट, कोई भी जनरल दो एलिमेंट पकड़ेंगे, ये साबित करेंगे, या तो हम बच्चा में पढ़ चुके हैं, बचपन में पढ़े हैं, चाहे हम ये साबित कर दे कि भाई दो एलिमेंट उठाकर ला रहे हैं, इसको गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, जैसा ऑपरेशन है इस सेट में नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे नॉट क्लोज। अगर आप बेसिक चीज जान रहे हो तो कहोगे क्लोज है। तो डिफरेंट सेट के अंदर में क्लोज्ड है कि नहीं है, आप इसको बता सकते हो। ठीक है सर अगर हम ए और बी का वैल्यू हाँ, √2 √3 लेते हैं √2 √3 लेते हैं तो क्लोज दिखेगा, लेकिन वो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे ले हो रहा है। आपको तो हर एक दो इरेशनल नंबर्स को गुना करना था, तो इरेशनल नंबर ही आना था। एक भी उसमें अपवाद निकल गया तो खत्म हो गया। गलती की माफी नहीं है, आप 1000 काम सही करते हो, कोई नहीं देखेगा, एक काम गलती कर दोगे तो वही बात है। 1000 एग्जाम्पल दिखाओगे कि सर दो इरेशनल कर रहे हैं, इरेशनल हो रहा है, हम मान लेंगे उतना सब पे काम हो रहा है, लेकिन हम दो इरेशनल इस टाइप का पकड़ के लाते हैं, √2 और 3 √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आ जा रहा है। तो कहाँ आ रहा है ये, एक भी एक्सेप्शन हुआ तो काम खत्म हो जाएगा। फिर वो समझ गए बात। ए और बी ऑलवेज लिखे हुए थे सर। हाँ जी, ऑलवेज होना चाहिए, ऑलवेज होना A और चाहिए, तो ऊपर में लिखा ही है। ऑलवेज होना चाहिए। क्लोजर रूल में क्या है, इफ ए और ए बिलोंग टू एस कर रहा है, बी बिलोंग टू एस कर रहा है, इंप्लाई करता है ए और बी बिलोंग करे एस में। अब ये भी क्या है, कोई भी जनरल दो एलिमेंट है एस का। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये सब लोग समझ गए कि क्लोजर रूल क्या होता है। ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए हमको 4 रूल लगाना पड़ता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चारों सीखेंगे कैसे लगाते हैं। ठीक है सेकंड है एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल क्या हुआ, तो एसोसिएटिव रूल होता है इफ 3 एलिमेंट को पकड़ के हम देखेंगे, ए बी सी अगर बिलोंग कर रहा है एस में, देन ए प्लस बी प्लस काहे करें, हम इनटू करते हैं, इन प्लस में तो लगता है कि एक ही है, हम ये स्टार करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ऐसा यही होता है क्या, एसोसिएटिव रूल। अगर ये फॉलो हो रहा है देन we can say that our associative rule is followed, otherwise not. Okay, तो क्या इंटीजर्स के केस में एसोसिएटिव रूल होता है? एसोसिएटिव रूल तो होता ही है, एसोसिएटिव रूल में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। एसोसिएटिव रूल में आप एग्जांपल ले लो, अगर हम नेचुरल नंबर और प्लस के साथ अगर बात करते हैं तो होता है, ये बचपन में जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव रूल, रियल नंबर्स ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव रूल, होल नंबर्स ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव रूल। पढ़े थे। मल्टीप्लाई में भी फॉलो करेगा, ये आर इंटू भी फॉलो करेगा, डब्ल्यू इंटू भी फॉलो करेगा। ये रूल रेयरली फेल होता है। ये ऐसा ही कोई एग्जाम्पल आ गया कि फेल हो जाए, ठीक है, तो जनरली ये फेल नहीं होता है एसोसिएटिव रूल। ओके, फेल कहाँ हो जा सकता है कि पहला वाला सबसे ज्यादा फेल होता है। ये जो क्लोजर रूल जो हमने यहाँ बात किया, ये सबसे ज्यादा फेल होता है।
तो इसको देखने के लिए आपको फुल अटेंशन का जरूरी पड़ता है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी भैया क्या होता है? अब आइडेंटिटी तो इफ A belongs to set S, then कुछ आप बोल दो A star will belong to S such that A स्टार कह दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। आप यहाँ B ही कर लो, B belong to S such that A star B is equal to B star A is equal to क्या होना चाहिए हमारा? A होना चाहिए। समझिएगा इसको ध्यान से। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस हमें दिखाना है। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस दिखाना है मतलब सेट के भीतर में एक एलिमेंट आइडेंटिटी होता है जिसका कहना सब कोई मानेगा। जैसे गांव में एक मुखिया होता है ना, 99% लोग बात मानता है ना। अनऑफिशियली नहीं भी मानता है लेकिन ऑफिशियली तो मानना ही पड़ता है। तो उसी ढंग का बात है ये कि अगर बी अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट के साथ एक स्पेशल रिलेशन रखता है। वो कैसा? तो किसी भी एलिमेंट के साथ गुना होके वही एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। वो उसका अपना कोई वजूद ज्यादा है नहीं, है ना। दूसरा जो बोलेगा बोलेगा ठीक है ना। ए स्टार ए के साथ में गुना हो जाएगा तो ए बन जाएगा, बी के साथ में गुना हो जाएगा। गुना मतलब सिर्फ गुना ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ गुना बोल रहा हूं तो इट मे बी अ जनरल सिंबल, जो प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे मॉडुलस वोडुलस सब हम लोग पढ़ेंगे। एनीथिंग, बस काम क्या करता है, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होके वही वाला एलिमेंट प्रोड्यूस कर देगा। ध्यान रहेगा, ए स्टार बी और बी स्टार ए। कई अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या लिख रहा है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए था। मन में शंका हो रही है ऐसी? हाँ हो रही है ना। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल आप सिंपल सा देख सकते हो कि ए स्टार बी अगर बी स्टार ए हमेशा नहीं होता है। जैसे 1+4 तो 4+1 के बराबर होता है, नो डाउट। लेकिन अगर ए के जगह पे अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स रखते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे बी के जगह पे कोई मैट्रिक्स रखते हैं 7 8 9 10, it may not be equal to 7 8 9 10 1 2 3 4। क्लियर है बात? दोनों बराबर नहीं भी हो सकता है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव मतलब a इंटू बी बराबर b इंटू ए होना चाहिए फॉर ऑल a एंड b बिलोंगिंग टू s। आगे पढ़ेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये दोनों को मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है? हाँ जी बताइए। जी सर। फर्स्ट रो को सेकंड, फर्स्ट कॉलम से सेकंड वाले गुना करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नया ये रो तैयार होगा, है ना। ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तैयार होगा। फिर इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक सेकंड कॉलम, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये एलिमेंट तैयार होगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तैयार होगा। फिर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तैयार होगा। ये चीज नहीं पढ़े हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जब स्टडी करेंगे तो ये चीज को देखेंगे। अभी के लिए बस जानिए कि ए स्टार बी मे नॉट बी इक्वल टू बी स्टार ए, है ना। जरूरी नहीं कि इक्वल होगा ऑलवेज,
इसीलिए हम लोगों को क्या चेक करना होता है, ए बी को अलग अलग पोजीशन करके भी उसको देखना पड़ता है कि ए स्टार बी स्टार ए क्या ए के बराबर हो रहा है। अगर हो रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं हो रहा है तो बोल देंगे कि आइडेंटिटी नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, जो ये बिलोंग करता हो। दे रहा हूं एग्जांपल दे रहा हूं। फाइनल आंसर हमारा क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर आ रहा है ए आ रहा है, तो चल किसका रहा है, ए का चल रहा है ना। बी तो बस ऐसे ही आ गया, ये सी के साथ भी बी ऐसे ही क्लब होगा तो आंसर सी आएगा, डी के साथ भी बी क्लब होगा तो आंसर डी आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, बी है। क्लियर है, आइडेंटिटी हेयर इज बी एंड नथिंग मोर देन दैट। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का प्लस के साइन के साथ, तो नेचुरल नंबर को किसी नेचुरल नंबर से जोड़ेंगे तो क्या आइडेंटिटी आ सकता है क्या, तो है अगर नेचुरल नंबर जैसे जीरो के अलावा सर नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। नेचुरल नंबर तो हाँ, तो नेचुरल नंबर प्लस के साइन अगर हम बात करते हैं, n प्लस एक्स बराबर एक्स प्लस एन, कुछ ऐसा होना चाहिए ना, बराबर n होना चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व करो ना तो x का वैल्यू क्या आता है, 0 आ जाता है। बट 0 डज नॉट बिलोंग टू n। इसका मतलब क्या है भाई, हो तो सकता है ऐसा, लेकिन करने पे थोड़ा अटपटा आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई। अब 0 इस सेट में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। हमारा होना चाहिए था क्या, ए और एस दोनों बिलोंग करना चाहिए था, किसमें, एस में ही बिलोंग करना चाहिए था। ए और बी दोनों एस में बिलोंग करना चाहिए था। फाइन, सारी बात। तो ये इसमें तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है। आफ्टर दैट दूसरा एग्जाम्पल, कुछ होल नंबर लेते हैं और प्लस के साइन बात करते हैं। डब्ल्यू क्या है हमारा, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर में तो 0 आता है कि नहीं। तो कोई एक W पकड़िएगा, स्मॉल w प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस स्मॉल w इज इक्वल टू क्या आएगा, ये W ही आता है। सो है ना, सो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 0 जो हो जाएगा सो, बोलिए ना, 0 जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। क्लियर है बात। इसलिए 0 बिलोंग्स टू 0 इज आइडेंटिटी। हेयर 0 belong to W which satisfies the relation, which satisfies the relation. So 0 is identity here, आइडेंटिटी है ये। हाँ, नेचुरल नंबर गुना में अगर हम डाल दे तो होगा क्या, होगा सर, एक डाल देंगे, 1 आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई नेचुरल नंबर आप n ले लो, n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर्स है। तो n इंटू 1 बराबर 1 इंटू n बराबर तो n ही आता है ना सर, कोई अलग थोड़ी आता है। इसका मतलब है कि 1 जो होगा सो विल बी द आइडेंटिटी, विल बी द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो जाएगा ये। क्लियर है। नाउ existence of inverse. इनवर्स का एग्जिस्टेंस अगर देखना है
if in set S star कुछ आप बोलो, एन आइडेंटिटी, एक्चुअली आइडेंटिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, वहां पे नहीं डिनोट कर पाए, कोई नहीं। आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, ठीक है। देन इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई कुछ हो रहा है, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड, बी को हम लोग क्या कहेंगे, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए, इसको डेफिनेशन में जो है ना, इसको ई कर लो आप। तो जगह बी को रिप्लेस करके ई लिखना है ना सर? ऊपर वाले में बी को रिप्लेस करके ई लिखना है, नीचे वाला ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है सो ठीक है, ये ठीक है, ये दिख रहा है। तो हमने क्या देखा, क्लोजर रूल सेटिस्फाई करना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू है बी है चाहे, और बी इनवर्स जो है सो क्या है, ए है। क्लियर है? हैदर आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, विक्रांत? हाँ सर बोलिए। समझ आ रही है? हेलो सर, ये वाला थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे क्या नहीं समझ आ रहा है बताइए। इनवर्स नहीं सर, जो ऊपर में जो सर ई आइडेंटिटी लिए, वो जो आइडेंटिटी लिए वाला ये जो चेंज करवाया, हाँ यहाँ ये वाला, हाँ। कुछ नहीं किया, बी के जगह पे ई लिख दिया, क्योंकि बी सिंबल नहीं होता, आइडेंटिटी का अच्छा, सिंबल अच्छा। जो होता है सो ई ही होता है एक्चुअली। तो ओके बेटर सर, रहेगा ठीक है कि सर। आप ई लिख कर काम करो, क्योंकि बुक वगैरह पढ़ोगे ना तो वहाँ ई दिखेगा, तो इसलिए हमने यहाँ रेक्टिफाई करा है, ई इसको लिखना है। बात वही है, ए ई लिखो बी लिखो कोई दिक्कत नहीं, बस ऑपरेशन सही होना चाहिए। अगर बी भी लिखते हैं तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ए होना चाहिए था, है ना। वहां बोल देंगे बी आइडेंटिटी है, यहाँ बोल रहे हैं ई आइडेंटिटी है, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है कि सिलसिलेवार ढंग से कुछ, चूंकि बुक में भी ई ही लिखता है, इसलिए हमने जो जनरल कन्वेंशन है वही लिख दिया है, नोटेशन जो है सो आपका। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स समझ गए। तो अब आप बता सकते हो क्या कि इज n into a group, n plus a group, क्वेश्चन है, क्या नेचुरल नंबर को प्लस के साथ अगर बात करते हैं तो क्या एक ग्रुप बनाएगा? बनाएगा तो बताइए यस, नहीं बनाएगा तो बताइए कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कौन सा क्राइटेरिया Identity. सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? आइडेंटिटी वाला। आइडेंटिटी, बहुत लोग बोल रहे हैं आइडेंटिटी होगा, तो चेक करते हैं। सबसे पहला क्लोजर, क्लोजर में अगर n1 बिलोंग करता है n में,
अगर n2 बिलोंग करता है n में, n क्या नेचुरल नंबर है, तो n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, भी नेचुरल नंबर। बिलोंग करेगा n में। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, है ना। तो क्लोजर तो भाई सेटिस्फाई करके टिक मार दीजिए। उसके बाद क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट पकड़ते हैं, तो n1 बिलोंग टू n, n2 बिलोंग टू n, n3 बिलोंग टू n। तो क्या n1 प्लस n2 प्लस n3 ये बराबर होगा किसके, इसके n1 प्लस n2 प्लस n3 के, तो होगा, क्योंकि सिंस नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाई एसोसिएटिव रूल्स ऑफ एडिशन। ओके, क्लियर है। तो इसके आगे भी आप मार दीजिए टिक। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है क्या, तो आइडेंटिटी मतलब n इंटू ई बराबर e इंटू एन बराबर n होना चाहिए। इंटू हटा दो, अब यहाँ सिंबल क्या रखना है, प्लस रखना है ना। हाँ, ये प्लस रखिए यहाँ पे। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, वेयर e ऑल्सो बिलोंग करे n में, तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स जो होगा सो एक नेचुरल नंबर होता है। तो अब नेचुरल नंबर चूंकि पॉजिटिव होता है, तो अगर सही है, इफ इट इज ट्रू, देन यहां से यहां में क्या आएगा, e की बराबर 0 आएगा। बट नहीं लिखिए, सो e डज नॉट बिलोंग टू n, सो e डज नॉट बिलोंग टू n। क्लियर है, n में नहीं है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आगे क्या चेक करना है क्या, चेक करने का जरूरत नहीं है। एक भी क्राइटेरिया गड़बड़ कर दिया, खत्म, है ना। तो इसको एक बार रिपीट। प्रीलिम्स पास करना होगा, कर लीजिएगा, तो फिर मेंस देना है, तो फिर क्लियर हो जाएगा, फिर इंटरव्यू देना है। सर इसको एक बार और रिपीट। इसको एक बार और रिपीट करूं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाला, ठीक है। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर काम करता है, सही होता, तो इसका मतलब क्या होता है, n प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस एन इज इक्वल टू एन आता है ना। तो देख रहे हैं कि अगर ये बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को सॉल्व करके देखिए ना, e प्लस एन बराबर एन प्लस ई, मतलब e की वैल्यू 0 होना चाहिए। बट e की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी, क्योंकि e कैन नॉट बी 0 सिंस e ऑल्सो बिलोंग्स टू n। अगर कोई आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो सेट के भीतर का ही एलिमेंट होता है ना, बाहर का एलिमेंट नहीं होता है वो। तो अगर n प्लस अगर हमने सेट लिया है, तो n उस सेट का एलिमेंट्स में कौन कौन सा होगा, सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो 0 थोड़ी होता है नेचुरल नंबर में, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि e जो है 0 होना चाहिए, तो ये कंट्राडिक्शन दे दिया ना, विरोधाभास है ये। यस सर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा ही नहीं, इसका मतलब ग्रुप नहीं कर रहा है फॉर्म। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लोजर, उसके बाद आइडेंटिटी, सॉरी उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन लिखिए, चेक वेदर n इंटू, ये इंटू साइन में यहां लिख रहा हूं, फॉर्म्स अ ग्रुप, चेक करना। नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, नहीं होगा सर। ओके, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है ये। डिस्टेंस ऑफ इनवर्स करेगा पूरा। हाँ ठीक है, इसको शुरू से एकदम कोई लैग नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे समझ आए, लेकिन खूब बढ़िया समझ आना चाहिए। पहला क्लोजर,
ये काम करेगा एसोसिएटिव करेगा। मेरे तरफ से नहीं आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। n1 बिलोंग टू n, n2 बिलोंग टू n, तो n1 इंटू n2 क्या बिलोंग करेगा n में? इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। दो नेचुरल नंबर का गुना जो होता है सो एक नेचुरल नंबर ही होता है। कैसे जानते हैं? क्योंकि बचपन में पढ़े थे, फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिक अर्थमेटिक जो आप पढ़े थे क्लास 4-5 में, वहीं पे पढ़ाया जाता है। दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, प्लस और गुना दोनों। नेचुरल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है। पढ़े थे ये सब? हाँ, याद नहीं है क्या? जी सब सर याद आ जाएगा, ABCD से लेके पूरा काखा भी याद आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज है। नहीं याद आएगा तो फिर पढ़वाऊंगा मैं। क्लास 5-6 का भी जो चीज है वो भी रिकॉल करवाऊंगा, क्योंकि यूज करना है हमें। एग्जाम में एक एक चीज वहां लिखना पड़ता है कि ये चीज हम यहाँ पढ़े हैं, ये चीज यहाँ जानते हैं, यहाँ से ये चीज ला रहे हैं, कि एग्जामिनर तभी तो आपको नंबर देगा। क्लोजर रूल में अब दो नेचुरल नंबर का सम एक नेचुरल नंबर होता है। इस पे 10 गो मैथमेटिशियन पूरा जिंदगी भर काम किया होगा। विकिपीडिया में खोल कर देखिए कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, प्रूफ इसका। अब प्रूफ आप देखिए, आप पीछे का कौन फॉर्मेट प्रूफ किया है कि कौन है। फॉर्मेट के बारे में जानते हैं? हाँ, नंबर थ्योरी का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था वो, फॉर्मेट, है ना? ठीक है। तो पहले का लोग यही सब चीज करता था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारे रामानुजम साहब थे, वो भी बहुत सारा काम किए हैं सब में। सीक्वेंस पे फिर काम हुआ, फिर सीरीज पे काम हुआ, फिर कैलकुलस में जाके डेवलपमेंट हुआ। आज की डेट में ये सब चीज बहुत पुराना हो चुका है, हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो इसका जो बेसिक चीज है, तो बहुत सारा मैथमेटिशियन अपना पूरा जिंदगी खपा दिया है इसमें, तो इसको थोड़ा सम्मान हम लोग को देना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं कि n1 बिलोंग टू n, n2 बिलोंग टू n, n1 इंटू n2 जो होगा वो भी n में ही बिलोंग करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी होता है ये। ठीक है, क्लोजर हो गया। अब यहाँ प्रूफ नहीं करने बैठना है। अब देखिए, क्लोजर के बाद क्या आएगा? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव रूल में भी हमको वही चीज का हवाला देना है कि n1 इंटू n2 इंटू n3, ये ऑलवेज क्या होगा बताइए भाई? n1 इंटू n2 इंटू n3 हो जाएगा ये ऐसा। फाइन। ये भी कहां से करेंगे जानते हैं? फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और आप लिख सकते हो सिंस नेचुरल नंबर्स ओबे एसोसिएटिव रूल। लॉ। एसोसिएटिव रूल बोलेंगे, रूल लॉ बोलो जो। ठीक है, एसोसिएटिव रूल हो गया। उसके बाद क्या है हमारा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है इसमें? सर होता है ये n इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू एन बराबर क्या कीजिए आप? n कीजिए, तो e की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। सोच के देखिए ना। जी सर। और ये बिलोंग करता है किस में? नेचुरल नंबर नेचुरल बिलोंग नंबर। करता है। सो existence of identity Identity there. is satisfied. हाँ, identity exists, satisfied. सर एक डाउट है, हाँ बोलिए। ये क्या सर ऑलवेज ट्रू होगा? जैसे अगर इन केस हम n की वैल्यू 2 लेते हैं और e की वैल्यू 3 लेते हैं, तो इन दैट केस तो ये ट्रू नहीं होगा ना? n की वैल्यू 2 लेते हैं और e की वैल्यू 3 लेते हैं,
तो ई का तो वैल्यू तो- 3 नहीं लेंगे ना हम, तो यहीं से ई का वैल्यू 1 ले रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं? ई का वैल्यू हमने 1 रखा। कैसे हम ई का वैल्यू 1 सोच रहे हैं? ऐसा बेसिक सोचिए कि दो नेचुरल नंबर गुना करे और तब क्या आए कि किसी एक नेचुरल नंबर n को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमको आंसर क्या आ रहा है? n ही आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब दूसरा नेचुरल नंबर 1 होगा तभी तो पॉसिबल है, नहीं तो पहला नेचुरल नंबर कैसे आ जाएगा? उससे तो बड़ा ही संख्या आएगा ना। सर नीरज, हाँ नीरज, आप बताइए कि अगर ई की वैल्यू, अगर हमें यहाँ क्या दिखाना है, ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ई का वैल्यू माइंड में कैसे सोचेंगे? ऐसा सोचेंगे, ई तो एक यूनिवर्सल होना चाहिए ना। किसी नंबर को एक फिक्स नंबर ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी नेचुरल नंबर को एक फिक्स नंबर ई से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे उस फिक्स नंबर को किसी नेचुरल नंबर एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको वही नेचुरल नंबर प्रोड्यूस हो जाए। तो ये कब पॉसिबिलिटी है? जब ई की वैल्यू 1 होगी तभी। अदरवाइज दो नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर उसमें से अगर कोई एक 1 नहीं है, तब तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ज्यादा नंबर आएगा ना, बड़ा आएगा, तो दूसरे के बराबर तो आने का कोई संभावना ही नहीं है। तो ई का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा तब होगा ये, नहीं ई का वैल्यू इधर 2 रखने का बात ही नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पे आइडेंटिटी वगैरह इतना भी आसानी से नहीं दिख जाता है। अभी तो हम आपको एक परिचय कर रहे हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है, उसको समझा रहे हैं। इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। बहुत लोग एक ही रिलेशन से मार देते हैं, n इंटू ई बराबर n, उस्तादी करेंगे, लेकिन वो चीज नहीं होता है। कभी कभी इधर फॉलो नहीं करता है वो, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों चीज करना पड़ता है। n इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू एन इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए क्या? n होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो भैया अब ये आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर गया, 3 क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई कर गया। फॉर्म भर दिया, ये पीटी पास कर गया, मेंस पास कर गया। अब बारी आ रही है इंटरव्यू का, है कि नहीं? फॉर्म भरना भी एक चरण ही होता है ना। हाँ, बीपीएससी में फॉर्म भरना भी एक स्टेप है, आप क्वालिफाई करते हो एक जैसे एग्जाम। इसलिए ध्यान से फॉर्म भरिएगा इस बार। जो लोग कोई कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो कृपया करके अपना सारा कैटेगरी का जो प्रूफ है, प्रमाण पत्र है, बनवा लीजिए आप किसी भी एग्जाम में एग्जाम देना है तो। क्योंकि उस समय कई बार होता क्या है कि आपके पास प्रूफ नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, और बाद में डॉक्यूमेंट मांगता है कि फॉर्म भरने से पहले का डेट होना चाहिए। तो इसका प्लीज अभी समय है, फॉर्म आ जाएगा। जिस स्पीड से काम चल रहा है, जुलाई के लास्ट तक आने की पूरा संभावना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए बिलोंग करता है एस में और बी बिलोंग करे एस में, सच दैट ए स्टार बी जो है सो बी स्टार ए के बराबर हो, और दैट मस्ट बी इक्वल टू ई, देन वी से दैट ए का इनवर्स बी होगा, बी का इनवर्स ए होगा। खत्म कहानी। तो अब यहाँ पे बताइए कि अगर कोई नेचुरल नंबर n है तो उसको कोई नेचुरल नंबर m से मल्टीप्लाई करे, चाहे नेचुरल नंबर m को n से मल्टीप्लाई करे, तो किसके बराबर आना चाहिए? वो 1 के बराबर आना चाहिए। ऐसा कभी भी है क्या पॉसिबल? कभी पॉसिबल नहीं है भाई। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कभी 1 कब आएगा? जब दोनों 1 के बराबर होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा, है ना। तो अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन ले लो आप, 2 ले लो, इधर 3 ले लो, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज चाहे सर दोनों सेम, सर चाहे दोनों सेम और एक जी, चाहे दोनों सेम हो और एक दूसरे के इनवर्स, जैसे 2 इंटू 1/2। एक दूसरे 2 इंटू अच्छा, 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। हाँ, नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 नेचुरल नहीं होगा। ऐसा भी आप सोच सकते हो। गुड, आपने सोचा ऐसा, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू, बस इतना लिख देते हैं। मैथमेटिक्स यही है, जैसे बिलोंग टू करके काट देंगे तो क्या होगा? डज नॉट बिलोंग टू n, खत्म। इसलिए नो इनवर्स एग्जिस्ट्स हियर, इसलिए नो इनवर्स एग्जिस्ट। अब कोई ये मत पूछना कि भाई 1 इंटू 1 तो सर 1 होता है, बिल्कुल होता है 1 इंटू 1, हमें भी पता है। लेकिन क्या है कि हर एक केस में नहीं होता है ये। मतलब अगर आप दूसरा कोई केस बोल दो 2 इंटू 3 भी तो 1 होना चाहिए था, फिर ये नहीं होता है, ये एक ही में हो रहा है।
तो ऐसा ग्रुप को हम लोग, ये इनवर्स नहीं दिखा रहा है, ये कोई एक सर्टेन एलिमेंट थोड़ा चमत्कार दिखा दिया, लेकिन सारे एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हमें तो इन जनरल बात करना है। तो इनवर्स इन जनरल बात करते हैं, कोई दो एलिमेंट ए और बी एस में बिलोंग करे तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई होना चाहिए। देन वी कॉल ए एज द इनवर्स ऑफ बी और बी एज द इनवर्स ऑफ ए। समझ गए बात? आफ्टर दैट पांचवा, चार जो चीज था जो ग्रुप फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है, पांचवा चीज है स्पेशल चीज है, स्पेशल। हाँ, एबिलियन हो गया। एबिलियन स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप हो गया ये, है ना? जी सर। अब स्पेशल ग्रुप बोलना थोड़ा मुझे डर लगता है, नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने से कुछ भी नाम देना वो ठीक नहीं होता है। ग्रुप थ्योरी के भीतर में एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है सिंपल ग्रुप, है ना? होता नहीं है सिंपल वो, ठीक है? तो नाम कुछ भी खुद से दे दे मैथमेटिक्स में तो वो गड़बड़ हो जा सकता है। तो स्पेशल प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं? स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है? एक एबिलियन। एबिलियन ग्रुप क्या बोलते हैं? एबिलियन ग्रुप बोलते हैं कि इफ ए बिलोंग टू जी एंड बी बिलोंग टू जी, देन ए बी बराबर बी ए ऑलवेज, ठीक है? तो इस टाइप के ग्रुप को बोलेंगे इन अ ग्रुप जी, ठीक है? इफ ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी, देन ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज अगर है, देन इट इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। चाहे इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है? आइडिया क्लियर है कि नहीं? ये सर इसको तो एसोसिएटिव के आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं ना? एसोसिएटिव में कितना एलिमेंट का हमने बात किया था? 3 एलिमेंट से। यहाँ के गो एलिमेंट है? 2 सर। एसोसिएटिव का यहाँ से कहाँ से बात हो गया? नहीं, कहने का मतलब जैसे इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखे ना तो सबसे लास्ट में आप स्पेशल प्रॉपर्टी में देना एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव, तो उसको तो शुरू में भी लिख सकते हैं ना। इस काहे तरह का शुरू में बात। लिखेंगे? ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी होता है ग्रुप चेक करने के लिए। यही सब करके तो आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हो माइंड में। ये प्रॉपर्टी ग्रुप होने के लिए नेसेसरी थोड़ी है, ये तो अलग से बात होती है। अगर कोई ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में ये भी प्रॉपर्टी हो रहा है तो वो एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। अगर हम इसको 4 प्रॉपर्टी के भीतर में डाल देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए नहीं डालते हैं। ये प्रॉपर्टी कोई नेसेसरी कंडीशन थोड़ी है होने के लिए, ग्रुप होने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? ना जानिए वो ज्यादा बेटर है कि अधूरा ज्ञान जानिए, है ना? सर आवाज आ रही है? जी बोलिए। बोल रहा हूँ सर, यहाँ ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए बी इंटू ए क्या है? ए इंटू बी। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये। जब कभी भी हम नहीं लिखते हैं कुछ, ए स्टार बी अगर नहीं लिखे तो आपको मान के चलना है क्या ये ए इंटू बी है, ये है कि नहीं? अगर ए बी भी लिखते हैं तो ए और बी के बीच में जो जनरल ग्रुप ऑपरेशन है, एक ग्रुप के भीतर कितना ऑपरेशन होगा? एक ही ऑपरेशन होगा ना। तो जो भी ग्रुप ऑपरेशन दिया हुआ है वही ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है वहां, है ना? तो बुक में आप पढ़ेंगे तो ज्यादातर बुक में ए बी लिखते हैं, बी ए लिखते हैं। ए स्टार बी भी लिख सकता है, ए डॉट बी भी लिखता है। बात समझ गए? मूल बात क्या है हमको? मूल बात यह है, जो बेसिक चीज है कि ग्रुप का डिफिनीशन क्या है। तो जितना भी चीज मैं पढ़ाया हूं कल के क्लास तक पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आप अगर वीडियो देखना चाहेंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो भी देखिएगा, ठीक है? इस चैप्टर में शुरू में थोड़ा मैं पहले ही बोल दिया हूं कि एक्सेप्टेंस पावर थोड़ा बढ़ा के रखना है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल नया है आपके लिए, है ना? जो लोग पढ़े भी हैं बीएससी एमएससी में, वो लोग कुछ टाइम के लिए अपना नॉलेज को सप्रेस करके रखें, है ना?
थोड़ा टाइम के बाद जो अंदर में जो आंधी चलेगा वो खुद उफान उठना बंद हो जाएगा। आपका जो थ्रस्ट है ना, जो जिज्ञासा है जानने का, वो तृप्त कर दूंगा मैं, है ना, उसी के लिए हूं मैं। 5-7 क्लास है, सो खाली सुनिए क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, जो बता रहे हैं उसमें डाउट हो रहा है तो पूछिए, वहां क्या पढ़े थे, ये इधर क्या पढ़े थे, हमको क्या पता कहाँ क्या पढ़े थे। कोई किताब से अभी रेफरेंस करने का कोई जरूरत नहीं, किताब पढ़ेंगे अभी कंफ्यूज होंगे, सिंपल सी बात है। किताब बिल्कुल समय हम देंगे, क्वेश्चन बुक से ही देंगे, 3000 सॉल्व प्रॉब्लम उसी से किताब को बोलेंगे पढ़ने के लिए और क्वेश्चन भी बनाने के लिए। लेकिन अभी 5 क्लास तक एटलीस्ट कोई किताब आपको रेफर नहीं करना है, जो नोट्स दे रहे हैं उसी को बार बार है सो आप देखो। आज के क्लास में कोई डाउट है किसी को और पूछिए आप। सर चैप्टर नंबर एक बार फिर से बोल दीजिएगा जो प्रिंट करवाना है। 1 मिनट रुको, क्वेश्चन बुक पहले खोलने दो। जरूरी है। हाँ जी, प्रिंट कराना नेसेसरी नहीं है। आप बुक है कहाँ सर? बुक अगर जिनको नहीं मिला है ग्रुप में आज चला जाएगा बुक, ठीक है। प्रिंट कराना इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आपको मन है, अगर आंख दर्द करता है तो आप प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट भी कराना कौन कौन सा चैप्टर में बता देता हूँ, सारा बुक प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। 7, 8, 7, 8, 9, 10, फिर लिखिए 12, 13, 16, बस 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर नंबर नहीं करना है, 12 है ना, 7 से 12, 11 छोड़ के याद होना चाहिए, है ना, और फिर 12, 13 और 16, समझ गए बात। बाकी कोई चैप्टर आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हेर फेर रहता है तो उसके लिए किताब प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। फाइन। एक है तीसरा नंबर चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, आपको अगर बहुत मन है अगर तो आप एक 3rd वाला चैप्टर भी करा सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरी। आप 7 नंबर से ही कराना शुरू करना। 7, 8, 9, 10, 11 नंबर छोड़ देना है, 12, 13 और फिर 16। हालांकि सारा कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कट करके आपको नोट्स में डालेंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स आपको जैसा हम दे रहे हैं कैलकुलस में दिए हैं वो भी यहाँ पे मिलेगा। फिर भी किसी को मन करता है कि नहीं हमें कुछ क्वेश्चन किताब का डायरेक्टली बनाना है तो किताब से भी आप बना सकते हैं। हम लोग रेफरेंस किताब का भी देंगे और जो आपका कैलकुलस में जैसे सीट चल रहा है उसी ढंग से यहाँ पे भी सीट जो है जो चलेगा। तो ये फोकस क्या करना है, फोकस हमको करना है क्या कि जो भी चीज यहाँ कराया जाएगा उसको बहुत ही ध्यान से करना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, संभल नहीं पाएगा, है ना। तो थोड़ा सभी लोग बिल्कुल धैर्य पूर्वक काम करें 5 से 7 दिन तक, और उसके बाद है सो सब लोग को आ जाएंगे रास्ते पे, ठीक है। ओके, आज वाइंड अप करते हैं इतना ही पे, हम लोग नेक्स्ट डे परसों सर अलजेब्रा का टोटल कितना क्लास चलेगा? एलजेब्रा नहीं बोलिए, लीनियर एलजेब्रा बोलिए। एलजेब्रा मतलब और भी बहुत कुछ आ जाता है उसमें, ग्रुप थ्योरी भी एलजेब्रा ही का पार्ट है, तो इसमें 16 क्लास मैक्सिमम चलेगा, है ना, 16 डेज, ठीक है। ओके सर अबेलियन ग्रुप का एक आध एग्जांपल दे देते ना। चलिए ठीक है, एबेलियन ग्रुप का एग्जांपल मैं नेक्स्ट डे करूंगा, अभी एक और मेरी क्लास है तो नेक्स्ट डे करते हैं इसका एग्जांपल एबेलियन। ओके सर, है ना, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।